टुडे वी विल कंप्लीट मतलब पूरी चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल्स नाम की एक चैप्टर है उसे पूरा शुरू से लेके अंत तक हम पूरा रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए, यूनिवर्स जो है अपना ये बना है अपना 4.5 बिलियन पहले, ठीक है। और इसमें यूनिवर्स नहीं सॉरी 20 बिलियन पहले बना है, 20 बिलियन पहले बना है। और अपना अर्थ जो है ना वो बना है 4.5 बिलियन बाद बनने के, मिल्की वे गैलेक्सी के 4.5 मिलियन बाद जो है अपना अर्थ बना है। तो बेसिकली मेरे बताने का ये मतलब है इसको कि हम समझ सकें कि हम कितना पुराने हैं और सब जितने भी लिविंग बीइंग हैं या जितनी भी नॉन लिविंग बीइंग हैं ये सब एक ही कण से आई है। जब बिग बैंग फटा था तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं से सब लिविंग नॉन लिविंग अर्थ बना, जुपिटर बना, अलग अलग प्लैनेट बने हैं। तो सब एक ही मतलब एक ही सोर्स से सभी चीज़ें जितनी भी हैं ये दुनिया में जो भी है, इस पूरे विश्व में जो भी है वो सब एक ही चीज़ से बना है। और इसी बात के से हम अब जानेंगे कि अब हम लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स के बारे में जो है थोड़ा पढ़ेंगे, बेसिकली उनके मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी 0.5 बिलियन ईयर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के 0.5 बिलियन बाद अर्थ के फॉर्मेशन के 0.5 बिलियन बाद यहाँ पे लाइफ जो थी स्टार्टेड हुई थी, लाइफ स्टार्ट हो गई थी। तो अब ठीक है, लाइफ स्टार्ट हो गई थी। अब हम अगर जो है एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, माइक्रोबियल पेस्ट यानी एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू या माइक्रोबियल पेस्ट को जो है एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मान के इनका हम केमिकल एनालिसिस करें तो हमें जो है कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि वो हो जाएंगे अपनी क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब चीज़ मिलती हैं। और अगर हम पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज अ नॉन लिविंग बीइंग मान के अगर इसका केमिकल एनालिसिस करें तो हमें भी फिर से यही चीज़ें मिलती हैं। तो बेसिकली बताने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ों के एनालिसिस पे हमें ये चीज़ तो मिलती है, लेकिन तो डिफरेंस क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो किस कारण से ये एक लिविंग है ये एक नॉन लिविंग है। तो बेसिकली इसका मेन डिफरेंस यह है कि यहाँ पे जो है अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इनका जो है ना कंसंट्रेशन कम होता है नॉन लिविंग में और इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है लिविंग में। जैसे कार्बन जो होता है वो 0.03% प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, वहीं अपने अंदर 18.5% प्रेजेंट है कार्बन। हाइड्रोजन जो होता है इनके अंदर 0.14% प्रेजेंट है नॉन लिविंग के अंदर, और अपने अंदर जो है वो 0.5 या फिर 9.5% प्रेजेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है वो वेरी लिटिल होता है, काफ़ी कम होता है, वेरी लिटिल बेसिकली नेग्लिजिबल, काफ़ी कम होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर तो ये 3.3% प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें सल्फ़र के बारे में तो सल्फ़र जो होता है वो 2.8% प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, और अपने अंदर जो है वो कितना लगा है कम प्रेजेंट होता है, तो ये 0.2% प्रेजेंट होता है। कैल्शियम 3.6% प्रेजेंट था अर्थ क्रस्ट में, अपने अंदर 1.5% प्रेजेंट होता है। वैसे ही मैग्नीशियम जो है वो 2.1% प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, अपने अंदर 0.1% प्रेजेंट है। सिलिकॉन जो है 27.7% प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, अपने अंदर नेग्लिजिबल है। ऑक्सीजन जो है वो 46.6% अर्थ क्रस्ट में है, अपने अंदर 65% है। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस थी इनकी कॉम्पोजिशन में, ये जो पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, केमिकल एनालिसिस में। तो केमिकल एनालिसिस जो होता है ना, केमिकल एनालिसिस ये होता है अपने दो चीज़ों का, एक होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालिसिस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
लाइसिस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एनालिसिस होती है, और एक होती है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालिसिस। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एनालिसिस होती है, एक होती है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एनालिसिस। तो अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एनालिसिस करें, इसका मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों का एनालाइज करें, तो इसमें अपनी काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसकी मेथड भी अलग होती है एज़ कम्पेयर टू इस मेथड के। तो बेसिकली इसमें अगर हम पार्ट ऑफ लिवर ले लें, वेजिटेबल या लीफ ले लें, या माइक्रोबियल पेस्ट कुछ भी ले लें, और इनका अगर हम केमिकल एनालिसिस करें, तो उसके लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो इसके लिए हमें इसको पेटर और मॉस्टल में डालना होता है। इसमें पेटल और मॉस्टल में डालना होता है, और ये पेटल और मॉस्टल में डालेंगे, पेस्टल और मॉर्टल में, तो हमें जो है इन सब को पीसना रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के प्रेजेंट में हमें इनको पीसना रहता है। अब पीसने के बाद हमें मिलती है एक थिक पेस्ट मिलती है। क्या मिलता है? थिक पेस्ट मिलता है। अब इस थिक पेस्ट को हम क्या कहते हैं? बेसिकली इस थिक पेस्ट को हम थिक स्लरी कहते हैं। और ये जो थिक स्लरी होती है ना, ये थिक स्लरी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब इस थिक स्लरी को हम क्या करेंगे? इस थिक स्लरी को चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ से क्या करा देंगे? फिल्ट्रेट करा देंगे। क्या करा देंगे? फिल्ट्रेट करा देंगे। तो फिल्ट्रेट कराने के बाद जो है यहाँ पे अपने पास क्या आएगा कि बेसिकली दो चीज़ें आएंगी। क्या चीज़ आएगा? एक हो जाएगा फिल्टर्ड यानी सॉल्यूबल, और एक आता है अपना इनफिल्टर्ड यानी अनफिल्टर्ड यानी इनसॉल्यूबल। बेसिकली हम जो है इस बायोमॉलिक्यूल्स में इस इनसॉल्यूबल को हम रेटेंटेट कहेंगे, और इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट, ठीक है। और इस रेटेंटेट जो होती है ना, ये इसको हम कहते हैं और भी कुछ नाम से कहते हैं। इसे कहते हैं एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, और इनको हम कहते हैं एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में टूट जाते हैं, और इन्हें हम रेटेंटेट कहते हैं इनसॉल्यूबल को, इनको हम फिल्टरेट कहते हैं। अब एसिड सॉल्यूबल पूल जो होता है उसमें काफ़ी एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस होते हैं। एसिड सॉल्यूबल पूल के जो मॉलिक्यूल्स हमें मिली हुई होती हैं उनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है। बेसिकली 3 होते हैं। एक सेपरेशन होता है, उनको अब उस सॉल्यूबल पूल से सेपरेट करना, उनको प्यूरीफाई करना, प्यूरिफिकेशन, फिर होता है इनका आइसोलेशन, जो भी चीज़ें मिली उन्हें आइसोलेट करना। अब इन सब को करने के बाद जो है हमें थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाई जाती हैं। थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन होती हैं, कंपाउंड आर ऑब्टेन, ठीक है ना। व्हाट इज कि all those compound which are carbon containing are known as बायोमॉलिक्यूल। तो जितनी भी ये थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होती हैं ना, जो कि हमें किससे मिलती हैं? इनका फिल्ट्रेट वगैरह, फिल्ट्रेशन का ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस करने के बाद, इनका प्यूरिफिकेशन, ये सब स्टेप्स करने के बाद थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड का, अब इसमें जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होती हैं ये सब अपनी बायोमॉलिक्यूल कहलाती हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालिसिस इज़ नोन एज बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने कर दिया, क्या कर दिया? केमिकल एनालिसिस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालिसिस कर दिया। अब मैं तुम्हें थोड़ा एक चीज़ बताने वाला हूँ एलिमेंटल एनालिसिस के बारे में। तो बस लिखा है तो देख लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो एलिमेंटल एनालिसिस जो होती है ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देती है कि कौन सा एलिमेंट का कौन सा फार्मूला होगा, और ये हमें
प्रोबेबल स्ट्रक्चर बता देती है। क्या? प्रोबेबल स्ट्रक्चर बता देती है। सो एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स अस अबाउट द आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड देयर प्रोबेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये याद रख रहना है बस। अब देखो एनालिसिस कंपाउंड करते हैं तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती तो सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जो है ये एल्डिहाइड मिलेगा हमें, जबकि वही बायोलॉजी में हमें ये शुगर के फॉर्म में मिलेगा। केमिस्ट्री में हमें ये बेस मिलेगा, वहीं बायो में हमें ये नाइट्रोजिनस बेस मिलेगा। केमिस्ट्री में हमें ये एसिड मिलेंगी, ठीक है, और वहीं हमें यहाँ बायो में अमीनो एसिड मिलेगी या फिर फैटी एसिड मिलेगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि एनालिसिस ऑफ कंपाउंड बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालिसिस का। तो हमने तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालिसिस देख लिया, लेकिन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एनालिसिस भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एनालिसिस करते हैं तो इसमें बेसिकली वही हम कुछ भी ले लेते हैं जो हमने उसमें लिया था उसी को लेते हैं। लीवर पार्ट मान ले लिया हमने, या फिर हमने लीफ ले लिया है। अब इसका जो है हम इसको ड्राई करते हैं, फिर यहाँ से मिलता है ऑल वाटर एवापोरेट कर देते हैं, तो यहाँ हमें मिलता है क्या? ड्राई वेट मिलता है। ठीक है, अब इस ड्राई वेट को क्या करेंगे? इस ड्राई वेट को हम क्या करेंगे? बर्न कर देंगे कम्प्लीटली बर्न अगर कर दें तो हमें मिलता है क्या? ऐश। हमें ऐश देखने को मिलेगा। और ये जो ऐश होते हैं ना, ये ऐश देखने को मिलेगा। फिर जब इन ऐश का हम केमिकल एनालिसिस करेंगे तो इनमें हमें सोडियम, पोटेशियम, NaCl, Mg+, SO4-, PO4-, ये सब देखने को मिलेंगे। और तुम्हें अगर एक और चीज़ बता दूं तो ये जैसे SO4-, PO4-, आयंस ये जो है ये सब ना पाए तो गए हैं एसिड सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालिसिस पे, लेकिन एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक फॉस्फेट एंड सल्फेट आयन आर आल्सो फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल में भी ये पाए जाते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अमीनो एसिड के बारे में विथ इन अ सेकेंड। चलिए अमीनो एसिड के बारे में देखते हैं। तो अमीनो एसिड जो होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होती हैं जो कंटेन करती हैं अमीनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप और एक सब्स्टिट्यूटेड आर वेरिएबल ग्रुप होती हैं। ठीक है, तो दे आर किसके बारे में? अमीनो एसिड के बारे में देख रहे हैं। तो देखो अमीनो एसिड जो होती हैं ये होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होती हैं। दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव क्या क्या होता है इनके पास? तो इनके पास होता है, सबसे पहला होता है, एक होता है एसिडिक ग्रुप, फिर दूसरा होता है अपना अमीनो ग्रुप, और ये तीसरा होता है इनका आर ग्रुप, यानी कि वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, हैव अमीनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूटेड आर ग्रुप। और ये सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, ये सब सब्स्टिट्यूटेड होते हैं सेम कार्बन पे, सेम कार्बन यानी अल्फ़ा कार्बन पे। दैट्स वाई इन्हें हम कहते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड। ठीक है, तो अब देखो अमीनो एसिड बेसिकली होती है डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। किसकी डेरिवेटिव होती हैं? तो डेरिवेटिव होती हैं अपनी मीथेन की डेरिवेटिव होती हैं। अब मीथेन की डेरिवेटिव होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि देखो मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, H। अब यहाँ पे होता है ये, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड ऑफ मीथेन का लो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। अब यहाँ से क्या होता है कि एक H हट जाता है, इसके जगह आ जाता है COOH, एक और H हट जाता है, इसकी जगह आता है NH2,
यहाँ पे एक और एच हट जाता है, यहाँ पे आ जाता है आर। बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो ये है अपना क्या एसिडिक ग्रुप, ये हो जाएगा क्या अपना ये अमीनो ग्रुप, और ये यहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल ग्रुप। बट यहाँ पे एक एच जो होता है वो वैसे ही होता है हाइड्रोजन ग्रुप के फॉर्म में, ठीक है। तो मीथेन की सब्स्टिट्यूटेड हो गई। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दो, कोई भी अमीनो एसिड हो उसमें इतना स्ट्रक्चर जो है ये सब में कॉमन होगा, डिफरेंस होगा है वो केवल इसमें होता है आर ग्रुप में, बाकी ये सब कॉमन होते हैं। चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, यानी आर बदलते जाओ अमीनो एसिड बदलता जाएगा। तो आर ग्रुप के बेसिस पे अमीनो एसिड जो होती हैं वो होती हैं काफ़ी प्रकार की, ठीक है। बट जो अपनी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है वो केवल होती है 20 टाइप्स की, और इन्हें को हम क्या कहते हैं, मैजिक 20 कहते हैं, मैजिक 20 कहते हैं, ठीक है। तो आर बदलते जाओ अमीनो एसिड बदलता जाएगा, ठीक है। तो इसी बात पे अगर आर बराबर हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ पे इनका कुछ ऐसा 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 और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और इस अमीनो एसिड को हम कहते हैं क्या, ग्लाइसिन, एंड दे आर द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। और ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होते हैं, एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, नो कायरल कार्बन इज फाउंड। और यहाँ पे कायरलिटी भी ख़त्म हो जाती है, कि कायरलिटी इन द सेंस, अब देखो यहाँ पे डबल डबल 2 बार रिपीट हो गए एक ही ग्रुप, तो यहाँ पे कायरलिटी इनकी ख़त्म हो गई है, वही एक ही बार रहता तो कायरलिटी रहती। तो ये हो गया अपना ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अब बात करते हैं अगर R जो है वो CH3 है, इफ़ R इज इक्वल्स टू CH3, CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है। तो अगर R CH3 है तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा अपना CH3। और इस अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं, अलानाइन कहते हैं, अलानाइन कहते हैं। अगर वही R बराबर जो होता है वो CH2OH हो जाए, यानी हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा HCOOH, और यहाँ पे हो जाएगा NH2। इसको हम कहते हैं सेराइन। ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जब ऐड हो जाए R की जगह तो ये अमीनो एसिड बन जाती है सेराइन, ठीक है। अब बात करते हैं जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना अमीनो एसिड की, ये इसेंशियली प्रॉपर्टी होती है अमीनो ग्रुप की और एसिडिक ग्रुप और वेरिएबल ग्रुप की। तो जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो ग्रुप इज द प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो ग्रुप आर इसेंशियली द प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो ग्रुप। तो जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड या एसेंशियली द प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो ग्रुप। एसिडिक ग्रुप में क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है, एंड वेरिएबल आर ग्रुप। तो यही जो होती हैं इन्हीं की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली अमीनो एसिड के अंदर में। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप, नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप कितने तरह के होते हैं, देयर आर मैनी टाइप ऑफ क्या अमीनो एसिड आर देयर, ठीक है। मैनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड होती हैं। तो सबसे पहला आता है अपना न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में अपना क्या आ जाएगा, एग्जांपल वलाइन आ जाएगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक बराबर होता है नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप के। तो अब बेसिकली ये हमने देख लिया। ये हमने देख लिया। फिर आता है अपना क्या, फिर आता है अपना ये आता है अपना क्या न्यूट्रल हो गया। फिर आता है अपना सेकंड होता है अपना एसिडिक अमीनो एसिड। तो बेसिकली एसिडिक अमीनो एसिड में, अच्छा इसका यहाँ पे एग्जांपल याद रखे रहना, इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा वलाइन, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड में अपना एग्जांपल हो जाएगा सबसे पहले तो ग्लूटामिक एसिड, और फिर होता है एंड
एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये जो होते हैं ये होते हैं अपने एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जांपल्स। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया। और एक और चीज़ बता दूं तो इनमें क्या होता है बेसिकली, जो नंबर ऑफ़ अमीनो ग्रुप होती है ना, इज़ नंबर ऑफ़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होती है वो ग्रेटर दैन नंबर ऑफ़ अमीनो ग्रुप होती है। तो ये अपने दो चीज़ हो गए, दो टाइप ऑफ के हो गए। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है वो है अपना क्या, थर्ड जो है वो है अपना बेसिक अमीनो एसिड। इसके अंदर एक ही एग्जांपल है, वो है लाइसिन। और लाइसिन के जो है इसमें हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो स्मॉलर होता है, इज़ क्या, स्मॉलर दैन नंबर ऑफ़ अमीनो ग्रुप। यानी ये जो है यहाँ पे ये ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसके बारे में। इसका एग्जांपल लाइसिन हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से ये सब तो हो गया अमीनो एसिड। अब आता है अपना किसका, एरोमेटिक अमीनो एसिड के बारे में। हम किसके बारे में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अपना एरोमेटिक अमीनो एसिड। बेसिकली एरोमेटिक अमीनो एसिड आर दोज अमीनो एसिड जिसकी जो आर ग्रुप होती है वो एरोमेटिक इन नेचर होती है। वेरिएबल ग्रुप आर एरोमेटिक इन नेचर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वेरिएबल ग्रुप आर एरोमेटिक इन नेचर। नेचर में कैसे होती है, एरोमेटिक होती हैं। तो ये हो जाती हैं अपनी एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब बात करते हैं किसके बारे में, तो ये होती हैं अपनी तीन प्रकार की। कौन कौन सी होती है, सबसे पहला होता है फिनाइल अलानाइन। फिर दूसरा जो होता है वो होता है इनका फिनाइल अलानाइन ट्रिप्टोफैन। तो मैं फैटी एसिड लिख रहा था भाई, ट्रिप्टोफैन। और चौथा होता है अपना ट्रायोसिन। और एक चीज़ बता दो, जो ट्रिप्टोफैन जो होता है ना वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, याद रखे रहना। और सिंपलेस्ट क्या है, तो ग्लाइसिन है, जो कि हमने देखा था। अब एक और चीज़ बता दूँ, तो पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है अमीनो एसिड की कि आयनाइजेबल होते हैं नेचर में। ये आयनाइजेबल होते हैं, एक अमीनो ग्रुप में टूट जाते हैं या कार्बोक्सिलिक ग्रुप में टूट जाते हैं। तो हैंस अमीनो एसिड जो होते हैं वो डिफरेंट पीएच पे जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो कुछ ये हो गया अपना आर, क्या हो गया ये हो गया अपना एक मिनट को, ये हो गया, चलो ये है अपना, ये है अपना कार्बन है। और यहाँ पे अपना आर ग्रुप है, ये अपना COO है, ये अपना NH3+ है, ये अपना H है, ये माइनस है। ये है अपना क्या, ज़्विटर आयनिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, तो ये होता है अपना ज़्विटर आयनिक फॉर्म। और ये होता है अपना न्यूट्रल सॉल्यूशन में। ठीक है, अब कटायन में क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कट गया रहेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो NH3+ के साथ आएगा, कट गया रहेगा। तो यहाँ पे ये जो होता है NH3+ COOH HR, ये होता है अपना एसिडिक का, ये होता है अपना कटायनिक फॉर्म। बात करें अगर, तो ये बताओ अगर जो है अनायन में क्या होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है किसके साथ रिएक्ट करेगा,
COOH के साथ रिएक्ट करेगा, OH बेसिक रहेगा ना ये, तो H2O बना डालेगा, तो ये हो जाएगा NH2 COOH CO माइनस होगा ना थोड़ा, यहाँ पे ये H हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना अनायनिक फॉर्म। तो यहाँ पे हमने अमीनो एसिड को पूरा क्या किया, ख़त्म कर दिया, तबाही मचा दी। अब बात करते हैं लिपिड के बारे में। तो बेसिकली वह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्या है ये? लिपिड। लिपिड तो देखिए लिपिड जो होती है ना, लिपिड तो लिपिड जो होती है वो फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल एंड रिलेटेड सब्सटेंसेस होती हैं। तो ये जो होती हैं ये इंसॉल्युबल होती हैं वाटर में, ये इंसॉल्युबल होती हैं किस में? वाटर में, लेकिन सॉल्युबल होती हैं किस में? अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये सॉल्युबल होती हैं, बट इंसॉल्युबल होती हैं वाटर में, जैसे कि बेंजीन में ईथर में वगैरह वगैरह में ये इनसॉल्युबल सॉल्युबल होती हैं। सो व्हाट आर फैटी लिपिड? सो दीज आर फैटी एसिड और ईस्टर ऑफ अल्कोहल एंड related substances. Fatty acid are organic acid having hydrocarbon chain that ends with carboxylic group. So what are fatty acid? So fatty acid ये होती हैं, फैटी एसिड जो होती हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड होती हैं जिसका हाइड्रोकार्बन चेन जो होता है, whose हाइड्रोकार्बन चेन ends with कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इनका हाइड्रोकार्बन चेन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ख़त्म होता है। ओह, ये तो मैंने कोई और फंक्शन लगा दिया था। चलो ठीक है, ये पढ़ ले रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन चेन इनका एंड होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो इन्हें कहते हैं हम फैटी एसिड। Fatty acids are organic compound whose hydrocarbon chain ends with carboxylic group. ऑर्गेनिक एसिड होती हैं जिनका हाइड्रोकार्बन चेन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ख़त्म होता है। तो हाइड्रोकार्बन चेन जो हो सकते हैं वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो बेसिकली 1 से 19 कार्बन के होते हैं। NCERT ने ये बोला है कि 1 से 19 कार्बन तक होते हैं, बट एक्चुअली जो होती हैं वो 1 से 24 तक तुम्हें देखने को मिलेंगी, 2 से 24, 1 से 24 तक देखने को, 4 से 24 तक देखने को मिलेंगी। ये इंक्लूडिंग क्या है? इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात की जा रही है। वैसे तो 119 ही तक होते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दोगे तो यहाँ से 4 से 24 तक हो जाएंगे। चलो, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे बात ये है कि जैसे यहाँ पे देख लो, अगर 19 कार्बन वाली होंगी तो आर्केडोनिक तो आएगी ही नहीं, ये तो है अपनी 20 कार्बन वाली है। वहीं अगर पाल्मेटिक आ जाएगी लेकिन आर्केडोनिक आएगी नहीं। तो अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नीड इन डाइट, अमीनो एसिड और फैटी एसिड जो होती है ना वो 2 तरीके की होती हैं। एक होती है इसेंशियल फैटी एसिड और एक होती है नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। तो बेसिकली ये सुनने वाली बात है, तो ये सुन लेते हैं। तो इसेंशियल फैटी एसिड जो होती हैं वो जो होती है, इनका प्रेजेंस इन आवर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर प्रेजेंस इन डाइट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होती हैं उनको अपनी बॉडी जो होती है वो सिंथेसाइज कर लेती है। बट जो इसेंशियल फैटी एसिड या अमीनो एसिड जो भी होती हैं,
इनको जो होती है इसेंशियल वालों को, इन अपनी बॉडी के पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है कि इनको ये सिंथेसाइज कर पाए। जबकि प्लांट की बॉडी से अगर कंपेयर करें तो प्लांट की बॉडी में हैव द एबिलिटी कि वो पूरी प्रकार की अमीनो एसिड्स को या फैटी एसिड या जो भी ग्रुप्स हैं उनको क्या कर सके, कंज्यूम मतलब बना सकते, प्रोड्यूस कर सके। चलिए तो बात करते हैं, जैसे कि प्लांट जो है वो सिंथेसाइज, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो है ना 3 फैटी एसिड ऐसी होती हैं जो हम बना नहीं सकते हैं। वो होती हैं अपनी लिनोलेक, लाइनोलेनिक एंड आर्किडोनिक। अब ऐसी अमीनो एसिड की बात करें तो 10 अमीनो एसिड ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी बॉडी बना नहीं सकता। वो होती हैं वेलाइन, आइसोल्यूसाइन, फिनाइललाइन, हिस्टेडाइन, आर्गिनाइन, ल्यूसाइन, लिप्टोटेन, ठीक है, ल्यूसाइन, लाइसिन, लिप्टोटेन ऐसे कुछ है। और इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मेथेनाइन, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, नहीं ट्रिप्टोफैन तो हो गया ना, अरे वो तो भाई है फैटी एसिड, ओके, ट्रायोसिन एंड ट्राइफीन ऐसे कुछ करके। तो बेसिकली मैं 2 चीज़ में कंफ्यूज हूँ, कोई नहीं, उसको रिवाइज कर लेंगे, अभी आगे आएगा। तो ये जो होती हैं ये 3 अपनी लिनोलेक, लाइनोलेनिक और आर्किडोनिक, ये होती हैं इसेंशियल फैटी एसिड। और वो जो 10 मैंने नाम अभी लिए हैं वो होती हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। तो बात करते हैं फैटी एसिड जो होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, ठीक है। ये होती हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती हैं वो कंटेन नहीं करती हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वहीं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन 1 और मोर देन 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चेन्स, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला या जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2nO2, ये होता है अपना सैचुरेटेड का। वहीं अगर बात करें किसका, अनसैचुरेटेड की अगर बात करें तो ये होता है CnH2n-2xO2। यहाँ पे ये होता है अपना अनसैचुरेटेड का। ये अनसैचुरेटेड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो अगर सैचुरेटेड के एग्जांपल्स देते हैं तो इसमें आ जाएगा अपना स्टर्निक एसिड, पैल्मेटिक एसिड, जो कि काफ़ी एग्जामिनर का अच्छा सवाल है। पैल्मेटिक एसिड जो कि एक कण तक कितने कार्बन होता है, 16 कार्बन होता है ये। और ये उसमें एग्जांपल अपने आ जाएंगे किससे, ओला, ओला गाड़ी होती है तो ओला, ये होती है ओलाइक एसिड। कितने बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 1 कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल जो भी बॉन्ड होता है, इनका जो होता है ये 18 कार्बन वाले होती हैं। ये भी होती हैं 18, ये भी होती हैं 18, ये 20 होती हैं। ये होती हैं अपनी लिनोलेइक, ये होती हैं अपनी लाइनोलेनिक, ये होती हैं अपनी आर्कियोडेनिक। ये जो होती हैं इनके अंदर 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इनके अंदर 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इनके अंदर 4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ये भी जान जाओ कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो होती है मेल्टिंग पॉइंट वो लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, लो मेल्टिंग पॉइंट इज़ लोअर दैन सैचुरेटेड, क्योंकि सैचुरेटेड जो होती है वो स्टेबल होती है, क्योंकि इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, ये स्टेबल होती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इनके। और इनके ये तो इसी वजह से स्टेबिलिटी गेन करने के वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो हाईयर होती है सैचुरेटेड की, वही अनसैचुरेटेड की लोअर होती है। लिपिड जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। तो सिंपल लिपिड की अगर हम बात करें तो सिंपल लिपिड की अगर हम बात करें ना तो काफ़ी तगड़ा हो जाएगा। 1 मिनट देखूँ कितने, सिंपल लिपिड की अगर बात करें तो बेसिकली अब मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर है, तो इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो सिंपल लिपिड जो होती है उसमें हैव अ सिंपल फॉर्म बाय
फॉर्म बाय किससे, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अल्कोहल और फैटी एसिड से मिलके बनी होती है, फॉर्म ओनली फ्रॉम फैटी एसिड एंड अल्कोहल। इनके पास कोई एडिशनल ग्रुप रादर देन फैटी एसिड एंड अल्कोहल नहीं होता है। तो ये होती है अपनी सिंपल एसिड, जिसके में जो बनी होती है फैटी एसिड और अल्कोहल से, और इनमें कोई भी एडिशनल का ग्रुप नहीं होता है। फिर बात करते हैं कंपाउंड कंजुगेटेड लिपिड, तो दे पोजेस एडिशनल ग्रुप रादर देन फैटी एसिड एंड अल्कोहल और फैटी एसिड के अलावा इनके अंदर क्या होता है, एडिशनल ग्रुप होती है। अब बात करते हैं डिराइव लिपिड की, तो ये होती हैं इधर लिपिड या लिपिड लाइक केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं। दे आर लिपिड होती हैं, और लिपिड लाइक केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं। ये चाहे तो लिपिड होती हैं या लिपिड लाइक केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं। एग्जाम्पल इसका स्टेरॉल, पैरुवेट्स ऑफ लिपिड वगैरह हो जाएगा। देखो मोस्ट न्यूट्रल फैट्स होते हैं वो मिक्सचर होती है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लाइसराइड का, ये मैं बताना चाहता हूँ, याद रख रहना बस। फैट जो होती है दो तरीके की होती हैं फैट, एक होती है हार्ड फैट और एक होती है अपनी ऑयल जो होती है वो एग्जिस्ट करती है विंटर के फॉर्म में भी, विंटर में भी ये ऑयली रहती है, जबकि हार्ड फैट जो होता है सॉलिड समर विंटर कोई भी उसमें होता है। हार्ड फैट बेसिकली सैचुरेटेड होती हैं, ये जो होती हैं ये अनसैचुरेटेड होती हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड होती हैं। बस यही था। अब अपने पास अमीनो एसिड्स के बारे में थोड़ा देखेंगे, यानी न्यूक्लियोटाइड वगैरह के बारे में देखेंगे। और याद रखना कि जो भी स्ट्रक्चर्स हैं फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो इन सबको याद रख रहना है। अब बात करते हैं किसके बारे में, अमीनो एसिड के बारे में, या फिर क्योंकि न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहा है ना भाई, तो सबसे पहले मैं अमीनो एसिड लिख दे रहा हूँ, अमीनो एसिड। तो देखो अमीनो एसिड जो होती है वो बनी होती है किससे, न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो बनी होती है किससे, वो बनी होती है पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और होती है नाइट्रोजिनस बेस से बनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। और फॉस्फेट में क्या होता है भाई, H3PO4। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है तो मैं बता दूँ, देखो P इधर, OH डबल बॉन्ड हो, ये होता है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होती हैं वो इन नेचर ड्यू टू द फोर्थ। न्यूक्लिक एसिड एसिडिक नेचर होती है क्योंकि प्रेजेंट होता है क्या प्रेजेंट होता है, तो इनके अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट होता है जो कि ये भी एसिड है। इसी वजह से अमीनो एसिड भी एसिडिक होती हैं, और अमीनो एसिड की वजह से न्यूक्लिक एसिड जो होती हैं वो भी एसिडिक होती हैं। पेंटोज शुगर की अगर मैं बात करूँ तो ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है पेंटोज शुगर, पहले लिख देता हूँ, पेंटोज शुगर जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं अपनी राइबोज और एक होती हैं अपनी डीऑक्सीराइबोज। ये होती हैं राइबोज एंड ये होती हैं अपनी डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज जो होती हैं ना, उनका अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूँ या वैसे ही बता दूँ तो सेकंड पोजीशन पे OH होता है, इनका सेकंड पोजीशन पे केवल H होता है और एक ऑक्सीजन निकल जाता है, इसी वजह से डीऑक्सीराइबोज कहलाते हैं। इनका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो बनना तो चाहिए मुझसे 1 2 3 4 5, यही होता है इनका स्ट्रक्चर। थोड़ा स्ट्रेट बना देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलो सही है। तो यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये 5 कार्बन की होती भी है। इनका फॉर्मूला है तुम देख लो, जो राइबोज होती है उनका होता है O4, वहीं डीऑक्सीराइबोज का होता है C5H10O3, ठीक है। एक मिनट, C5H10O5 होता है, इनका O4 होता है, सॉरी। चलिए, तो यहाँ पे होता है, ये होता है अपना फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। अगर बात करें तो यहाँ पे होता है अपना OH,
यहाँ पे H, यहाँ पे अपना क्या होता है OH होता है, यहाँ पे H, यहाँ OH। तो बेसिकली यही OH जो होता है ना, ये डीऑक्सीराइबोज में नहीं होता है, तो ये हो जाती है अपनी क्या O जो होता नहीं होता है, तो वही डीऑक्सीराइबोज बन जाती हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में। तो नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में देख लेते हैं हम। तो नाइट्रोजिनस बेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रोजिनस बेसिस। ये बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इन न्यूक्लिक एसिड जो होती है इज़ सेफ इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन न्यूक्लिक एसिड सेव होती है इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस के फॉर्म में होती हैं। अगर मैं बताऊं तो नाइट्रोजिनस बेसिस जो होती हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पाइरिमिडाइंस। तो देखो प्यूरिन्स और पाइरिमिडाइंस में क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो प्यूरिन्स और पाइरिमिडाइंस में ये डिफरेंस है कि होती है 9 मेंबर्ड डबल रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये 9 मेंबर डबल रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। और ये जो होती हैं ये होती हैं अपनी, अगर ये देखो डबल रिंग है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, तो यहाँ बताओ यहाँ से जब एक रिंग हट जाएगा तो ये बताओ यहाँ पे ये क्या ये 6 मेंबर नहीं हो जाएंगे। बस यही तो 6 मेंबर सिंगल रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होती हैं। तो ठीक है, तो इन पे जो होता है नाइट्रोजन होता है 1389, यानी फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ एंड 9th पोजीशन पे होता है। इन पे जो होता है ना नाइट्रोजन वो फर्स्ट एंड थर्ड पे केवल होता है। ये जो होती हैं किसके साथ, ये जो होती हैं ना पेंटोज शुगर वगैरह के साथ ये ज्वाइन करती हैं। कहाँ पे ये ज्वाइन करती हैं 7th पोजीशन से शायद, मेरे ख्याल से ये 9th पोजीशन से ज्वाइन करती हैं। हाँ 9th पोजीशन से ज्वाइन करती हैं। तो प्यूरिन जो होती है वो 9th पोजीशन से ज्वाइन करती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 9th पोजीशन से ये ज्वाइन करती हैं किसको, पेंटोज शुगर को। और ये जो होती हैं ये अपना फर्स्ट नाइट्रोजन पोजीशन से जो है ये ज्वाइन करती हैं। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स का। नाइट्रोजिनस बेसिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो आखिरी में एक स्ट्रक्चर पे स्पेसिफिक वीडियो बन जाएगी। तो मैंने मेरे ख्याल से सब बता दिया है। अब बात करते हैं आरएनए के बारे में और डीएनए के बारे में कि कैसे ये होते हैं। और इसी के चलते अगर मैं न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ा दूँ इसी में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में रिपीट नहीं करना पड़ेगा। बट चलो जैसे सीक्वेंस है वैसे ही हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। चलो तो देखो यहाँ पे आरएनए जो होता है ना बेसिकली, ये मुझे समझाने वाली बात है, मैं बनाऊँगा नहीं, बहुत टाइम ले लेगा, नोट्स में प्रेजेंट रहेगा। तो देख सकते हैं जैसे आरएनए है तो फॉर्मूला जो होगा इनका न्यूक्लियोसाइड का और न्यूक्लियोटाइड का। बेसिकली न्यूक्लियोसाइड मैं नहीं बताया हूँ शायद। देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है जब पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसेस मिल के बनाती हैं अपनी क्या, न्यूक्लियोसाइड। और इसी में जब फॉस्फेट ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है, फॉस्फेट, तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसके बारे में। देखो पहले जो है एडिनाइन है वो राइबोज के साथ मिला तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाया जिसका नेम है एडिनोसाइन, यानी RA मिला बना एडिनोसाइन। अब फिर जब ये फॉस्फेट के साथ मिलेगा तो बनाएगा एडिनाइलिक
एसिड। फिर उसी प्रकार जो है सेकंड है आर जो है जब ग्वानोसाइन से मिलेगा, ग्वानाइन से मिलेगा तो ये बना देगा ग्वानो। अच्छा मैंने ये नहीं बताया, देखो अच्छा हुआ है। देखो नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं ना वो होते हैं प्यूरिन्स के एग्जांपल बता दे रहा हूँ, प्यूरिन्स के एग्जांपल अगर मैं बता दूँ तो यहीं लिख दे रहा हूँ बेसिकली। तो प्यूरिन के एग्जांपल में अपनी दो आ जाएंगी, क्या आ जाती हैं, दो आती हैं। एक होती है नाइट्रोजिनस बेसिस, अरे यार प्यूरिन्स के एग्जांपल में दो आती हैं, वो होती हैं सबसे पहले तो अपनी ये होती है एडिनाइन, फिर आती है गुआनाइन। और इसके एग्जांपल बात करें तो साइटोसाइन, यूरेसिल और ये होता है थाइमाइन, जिसमें साइटोसाइन जो होता है आरएनए एंड डीएनए दोनों मिलता है। यूरेसिल जो होता है वो केवल किस में मिलता है, आरएनए में मिलता है, और ये जो होता है ये केवल डीएनए में मिलता है। चलो अब देखते हैं। तो आर और ग्वानाइन जब मिलेगा तो ग्वानोसाइन बन जाएगा, और उससे जब फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो ग्वानाइलिक एसिड बन जाएगा। वैसे ही जब थर्ड की बात करें तो आर जो है अब क्या मिल जाएगा, मान लो साइटाइडाइन मिल जाएगा। आरएनए बना रहे हैं ना, तो इसमें आरएनए में साइड से बात है, थाइमाइन होगा ही नहीं, तो ये जाएगा साइटाइडाइन, ये हो जाएगा साइटाइडाइनाइलिक एसिड, साइटाइडाइलिक एसिड। और यही चौथा ये है कि अगर आर जो है वो यूरेसिल से मिल रहा है तो ये बनाएगा यूरीडाइन, और जब फॉस्फेट के साथ मिल जाएगा तो यूरीडाइनाइलिक एसिड। तो यहाँ पे ये हो गया आरएनए का। डीएनए का भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, अब बेसिकली ये पूरा टॉपिक ही समझने वाला है। ओके, चलिए तो समझते हैं इनको, जस्ट फॉर वेटिंग, पानी पी के समझते हैं हम। तो अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मैं क्या कर देता हूँ, इसका वो लिख देता हूँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का अगर मैं लिख दिया हूँ और अगर मैं अब इसको बताऊँ तो देखो, जो मोस्ट एक्साइटिंग उस पर पहले यार उसी स्टेटमेंट में कुछ लिखा है जो क्वेश्चंस आते हैं कि मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है वो होता है कि आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। फिर होता है डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर, फिर होता है एंड इफ पॉसिबल देन सिंथेसाइजिंग देम। तो ये होता है मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इससे बेटा आप डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। तो चलिए बात करते हैं एनिमल टिश्यू का। तो जब केमिकल एनालिसिस में हमें प्राइमरी कुछ चीज़ें मिलती है जैसे शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, नाइट्रोजिनस बेसिस, लिपिड वगैरह वगैरह, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होती हैं इनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन था। ये जो शुगर हो गया, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, नाइट्रोजिनस बेसिस, लिपिड हो गए, तो इन सब का आइडेंटिफिएबल फंक्शन है कि हाँ भाई ये क्या काम करते हैं, ये कैसे करते हैं, इनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, कैसे बनते हैं, क्या होता है, इनका सब पता है हमें। लेकिन वहीं जब हम प्लांट टिश्यू, फंगल टिश्यू, माइक्रोबियल पेस्ट का केमिकल एनालिसिस करें तो तो इसी बात पे इनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है, इसे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलता है।
और ये चाहे वो प्लांट टिश्यू, फंगल पेस्ट या कुछ भी हो, उसके अंदर देखने को मिलता है ये शुगर अमीनो एसिड। तो हमने नाम दे दिया प्राइमरी मेटाबोलाइट। फिर जब प्लांट टिश्यू, फंगल टिश्यू का करते हैं तो बिसाइड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा थाउजेंड्स ऑफ अदर कंपाउंड जो थे वो ऑब्टेन हो रहे थे, जिनका फंक्शन अनआइडेंटिफिएबल था इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द होस्ट बॉडी के अंदर में। इनका फंक्शन जो था वो अनआइडेंटिफिएबल था। ये क्या करते हैं इनका किसी को पता ही नहीं था। तो जैसे कि एग्जांपल में है अपनी एल्केलॉइड, फ्लेवेनॉइड, पिगमेंट, एंटीबायोटिक, सेंट, स्पाइसेस, गम्स, ड्रग्स और इसेंशियल ऑयल और टर्पेनॉइड। फिर से बोल दूँ तो एल्केलॉइड, फ्लेवेनॉइड, पिगमेंट, एंटीबायोटिक, सेंट, स्पाइसेस, ड्रग, टेप्टेनॉइड, इसेंशियल ऑयल और गम। ये जो कार्बन कंटेनिंग ये कंपाउंड जो होते हैं ना, भले ही इनका अनआइडेंटिफिएबल फंक्शन हो नॉर्मल होस्ट बॉडी के अंदर में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द होस्ट बॉडी में, बट देयर यूजेस इन द ह्यूमन बीइंग वेलफेयर इज़ वेरी मच। दे आर वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, इसीलिए इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब अगर मैं बात करूं तो फिगर देख लेना, फिगर 9.3 है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसके बारे में बताता है। अब बात करते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में? तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी शानदार सा चीज़ है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो देखो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में जब केमिकल टिश्यू, वेजिटेबल टिश्यू, फंगल का जब हम वेडर एंड मॉस्टल पे डालते हैं और इनका क्या बनाते हैं, पेटल एंड मॉस्टल में डालते हैं और इनका थिक स्लरी बनाते हैं, इसको फिल्ट्रेट करते हैं, रेटेंटेट फिल्ट्रेट मिलता है। तो जो रेटेंटेट को जब काफ़ी फॉलोइंग इस पर स्टडी की गई तो इनका मॉलिकुलर वेट आता था कितना, 10,000 एंड अबव 10,000 डेल्टन, ये इनका मॉलिकुलर वेट आता था। भाई फिल्ट्रेट का जब पढ़ा गया तो इनका मॉलिकुलर वेट रेंज करता था कहाँ से, 18 to 800 डेल्टन। इनका मॉलिकुलर वेट जो था वो इतना रहता था। अब ये बताओ, तो देख लिए फिल्ट्रेट और रिटेंटेट में यही वो है डिफरेंसेस हैं। और रिटेंटेट जो है वो पास भी नहीं होता था एसिड सॉल्युबल चीज़ क्लॉथ वगैरह से, वही फिल्ट्रेट पास हो जाता था। तो अगर फिल्ट्रेट के एग्जांपल्स देखें तो इसमें आ जाएगा अपना अमीनो एसिड, इसमें आ जाएगा अपना प्रोटीन, नहीं आएगा प्रोटीन तो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, सॉरी, इसमें आ जाएगा अमीनो एसिड, शुगर, इसमें आ जाएगा फैटी एसिड, इसमें आ जाएगा नाइट्रोजनस बेसिस। वहीं अगर रिटेंटेट के एग्जांपल की बात करें, तो इसमें 4 कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है, इसमें हमें प्रोटीन देखने को मिलता है, इसमें हमें न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है, इसमें हमें लिपिड देखने को मिलता है। अब भाई साहब पहली बात तो भाई ये लिपिड कहाँ से आ गया? लिपिड जो है ये एक्सेप्शनल केस आता है। क्यों आ जाता है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं, प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, नहीं, ओके, न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लीनियर चेन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड all these 3 molecule are known as बायोमैक्रोमोलिक्यूल। बेसिकली वो एलिमेंट्स जिनका मॉलिकुलर वेट 18 to 800 डेल्टन की रेंज में है उन्हें हम बायोमोलिक्यूल या सिंपली माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। वहीं उनका वेट जो कि 10,000 डेल्टन एंड अबव है उनको हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल केवल कहते हैं। वहीं यहाँ पे भाई लिपिड कैसे आ गया, तो ये भी सोचने वाली कोई। तो बेसिकली इफ़ आई टेल यू, तो लिपिड इज स्ट्रिक्टली नॉट अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल, while carbohydrate, protein and nucleic acid are बायोमैक्रोमोलिक्यूल।
लिपिड जो है एक्चुअली क्यों नहीं होता है कि ये अकेले तो फाउंड होता ही है, बट मोस्टली जो होता है ये प्रेजेंट होता है एज अ फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है। तो जब हम सेल वगैरह को क्रश करते हैं फॉर द केमिकल एनालिसिस, तो ये टूट जाते हैं इनके साथ, मैक्रोमोलिकुलर के साथ ये टूट जाते हैं, पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के साथ टूट जाते हैं और सेपरेट नहीं हो पाते हैं, और ये मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में चले जाते हैं। द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट करता है रफली जो साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। एसिड सॉल्युबल पूल रफली एक्सप्लेन कर पाता है साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। वहीं जो एसिड इनसॉल्युबल पूल यानी मैक्रोमोलिकुलर जो है वो साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन ऑर्गेनेल का वगैरह वगैरह बता देता है। लेकिन दोनों एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल both completely represent the entire chemical composition of the living tissue or cell। एवरेज कॉम्पोजिशन का भी ग्राफ है, इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। प्रोटीन जो होती हैं वो पॉलीपेप्टाइड होती हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था। तो देखते हैं उन्हें, प्रोटीन देख लेते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट आएगा। मैंने भाई बहुत गलत चीज़ें ऊपर बता दिया है शायद। एक्चुअली मैंने बोला है कि अमीनो एसिड में इतने इतने चीज़ होते हैं, बट नहीं यार। अगर मैंने बोला हो कि अमीनो एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड वगैरह होते हैं तो भाई मुझे माफ़ कर देना, ये नहीं होते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने बोला है, बट नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, दे आर द लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन जो होती हैं वो लीनियर चेन होती हैं अमीनो एसिड की, जो कि बाइंड होती हैं विद पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तो ये होती हैं लीनियर चेन अमीनो एसिड की। एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, यहाँ पे ऐसे ऐसे काफ़ी जुड़े होते हैं। और ये जो बॉन्ड होती है, ये जो बॉन्ड होती है, इन सब को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। सिंस देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रोटीन में 20 तरीके के होते हैं, तो 20 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, तो इसीलिए ये क्या होती है? हेट्रोपॉलीमर होती हैं, ना कि होमोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर, दे आर द हेट्रोपॉलीमर, क्योंकि 20 अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड मिल के बनाते हैं क्या? एक प्रोटीन। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं 20 अमीनो एसिड होते हैं, 10 एसेंशियल होती हैं, 10 नॉन एसेंशियल होती हैं। तो जो 10 एसेंशियल होती हैं वो अपनी किससे मिलती हैं? डाइट से मिलती हैं। वहीं जो 10 नॉन एसेंशियल होते हैं वो अपनी बॉडी बना लेती है। तो जो 10 एसेंशियल होती है मैंने अपने पहले ही बताया था, क्या होती है? वलाइन, आइसोल्यूसाइन, फिनाइलएलानाइन, हिस्टिडाइन, आर्गिनाइन, ल्यूसाइन, लाइसिन, मैथेनाइन, थ्रियोनाइन है भाई, तो वो थ्रियोनाइन और ट्रिप्टोफैन, इसको रिवाइज करते रहेंगे। दो जो होती हैं इसमें से सेमी एसेंशियल है, हिस्टिडाइन और आर्गिनाइन, और दो जो है वो इसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, मेथेनाइन और साइटोसाइन। प्रोटीन जो होती हैं वो मैनी फंक्शन कैरी आउट करती हैं। कौन से फंक्शन ये कैरी आउट करते हैं? तो इससे हम याद रखेंगे, किससे? इससे याद रखेंगे। बेसिकली ये होती है एंजाइम को रेगुलेट कराती है। ए होता है अपना एंटीबायोटिक बनवाती है बॉडी के अंदर में। आर जो होता है वो होता है क्या? रिसेप्टर, डिफरेंट रिसेप्टर्स के फॉर्म में काम करती है। टी होता है क्या? अपना ट्रांसपोर्ट। और एच जो होता है वो होता है अपना हार्मोन, ठीक है। चलो, प्रोटीन जो होती है ना ब्रो, वो होती हैं अपनी 5 तरह की: कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी, रिसेप्टर। कौन कौन सी होती हैं? कोलेजन होती हैं, ट्रिप्सिन होती हैं, इंसुलिन होती हैं, एंटीबॉडी होती हैं, रिसेप्टर होती हैं।
तो कोलेजन जो होता है वो एक्ट करता है एज ए इंट्रासेलुलर सब्सटेंस के फॉर्म में। ट्रिप्सिन जो होती है वो एज ए एंजाइम फॉर्म करती है। इंसुलिन जो होती है वो एज ए हार्मोन रहती है। एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एजेंट्स। रिसेप्टर जो होती है वो रिसेप्टिंग चीज़ होती है। और ग्लट फोर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज में हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोलेजन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट कोलेजन जो होता है मोस्ट अबंडेंट कोलेजन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है इन एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, वहीं अगर बात करें रूबिस्को जो होता है वो पूरे बायोस्फीयर में, पूरे एनिमल, पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का फ्रेंच नेम हाइड्रेट डी कार्बोनी कहते हैं, यानी हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो इनका जो होता है हाइड्रेट का ये फॉर्मूला होता है CnH2O⁴n। अगर मैं बताऊं तो जैसे ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, C6H12O6 होता है। इसका मैं अगर तुम्हें बताऊं तो देखो n की वैल्यू यहाँ पे कितना रखो, n की वैल्यू 6 रख लो। तो देखो CnH2O6 C6H12O6 बेसिकली सभी फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फॉलो नहीं करते, जैसे रेमिनोज होता है वो C6H12O5 हो जाता है। तो कुछ अलग अलग चीज़ें भी होती हैं। चलिए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोसिस पे। ऑप्टिमली एक्टिव यानी कि एक स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं पॉलीहाइड्रोक्साइड और कीटोसिस पे। एल्डोसिस जो होता है वो बियर करता है टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोसिस ग्रुप जो होता है उसके पास इंटरनल कीटोन ग्रुप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनको हम सैकराइड कहते हैं। शक्कर ग्रीक वर्ड शक्कर होता है क्योंकि ये जो होती है बेसिक यूनिट होती हैं शुगर की। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड में जो एक यूनिट जो है वो किसी भी यूनिट में नहीं टूटती है, वहीं ओलिगोसैकराइड में जो होता है वो डाइसैकराइड वो टूटती है 2 या 2 से लेके 10 तक यूनिट्स में अगर टूट जाए तो ये हो जाती हैं अपनी डाइसैकराइड। ठीक है, इन हाइड्रोलाइसिस इफ़ दे प्रोड्यूस 20 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट उन्हें कहते हैं डाइसैकराइड। और पॉलीसैकराइड में अगर ये यील्ड करती हैं 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड हाइड्रोलाइसिस पे तो उन्हें हम कहते हैं डाइसैकराइड। पॉलीसैकराइड को जो है इज़ कॉल्ड एज नॉन शुगर। पॉलीसैकराइड को हम नॉन शुगर कहते हैं क्योंकि इनका टेस्ट जो होता है वो स्वीट नहीं होता है। मोनोसैकराइड जो होती हैं वो काफ़ी प्रकार की होती हैं। मोनोसैकराइड जो होती हैं 1 कार्बन वाली, 2 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली होती हैं। 1 कार्बन वाली को हम कहते हैं ट्रायोसिस, सॉरी यार जो होती हैं अपनी 3 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली, 6 कार्बन वाली, 7 कार्बन वाली। तो एक ये फिर होता है ये टेट्रोसिस, फिर होता है पेंटोसिस, ये होता है हेक्सोसिस, फिर होता है ये हेप्टोसिस। तो इसमें अलग अलग एग्जांपल्स आ जाती हैं जैसे ग्लाइसरल डिहाइड, डिहाइड्रोक्सी एसिटाइड वगैरह वगैरह, बहुत सारी एग्जांपल्स इसके अंडर में आ जाती हैं। तो बेसिकली मोनोसैकराइड हमने ये कंप्लीट कर लिया। इसको कंप्लीट करके न्यूक्लिक एसिड और उसके बाद पार्ट 2 पर करेंगे। काफ़ी लंबा है ना, तो 2 पार्ट में रहेगा तो अपने लिए आसानी रहेगी, अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं किसके बारे में। तो एल्डिहाइड एंड कीटोसिस ग्रुप जो होते हैं वो ऑल्सो रिएक्ट करते हैं अल्कोहल और नाइट्रोजन ग्रुप के साथ और बना देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये एक इन्फॉर्मेशन है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ अल्कोहल एंड नाइट्रोजन ग्रुप। एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप जो होती हैं वो रिएक्ट करती हैं किसके साथ रिएक्ट करती हैं, तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन ग्रुप के साथ रिएक्ट करती हैं और बना लेती हैं क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है एल्डिहाइड अल्कोहल से बनाती हैं तो ये कुछ ऐसा होता है, और वहीं जब ये नाइट्रोजन के साथ बनाती हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। अब देखो ग्लूकोज देख लो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ मैं अगर बनाना चाहूँ, अगर
वर्टिकली बनाऊँ तो देखो ये H C O C H O H C O H H C O H H, ठीक, C O H H CH2OH। ये देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है, देख रहे हो ना। तो बेसिकली ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो देखो ये होती हैं 2 तरीके की ग्लूकोज होती हैं, एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज होती हैं और एक होती हैं बीटा डी ग्लूकोज होती हैं। तो सेल्यूलोज जो होती है ना, सेल्यूलोज, वो हमें पता है कि दे आर द होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की होमोपॉलीमर होती है, लेकिन कौन सी ग्लूकोज होती हैं? तो ये अल्फ़ा डी बीटा डी ग्लूकोज होती हैं, बीटा डी ग्लूकोज। बेसिकली बीटा डी ग्लूकोज की जो OH होती है वो नीचे होती है एज़ कम्पेयर टू, वो ऊपर होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अल्फ़ा डी ग्लूकोज का OH नीचे होता है, बीटा डी ग्लूकोज का OH ऊपर होता है। बात करते हैं स्टार्च के बारे में। तो ये स्टोरिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है प्लांट्स के अंदर में। ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोरिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है एनिमल्स के अंदर में। और पॉलीसैकेराइड में लेफ्ट एंड जो होती है वो होती है अपनी नॉन रिड्यूसिंग, राइट एंड जो होती है वो होती है अपनी रिड्यूसिंग। कैसी होती है? रिड्यूसिंग एंड होती है। अब स्टार्च जो होता है वो फॉर्म करता है सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर एंड होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल, बाय सेल्यूलोज डू नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर एंड डू नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। ऑल्सो स्टार्च जब आयोडीन को होल्ड कर लेती है तो ये ब्लूइश कलर की सॉल्यूशन बना डालती है। वहीं सेल्यूलोज होल्ड ही नहीं कर पाते तो कुछ नहीं होता है। पेपर प्लांट पल्प से बना होता है, कॉटन सेल्यूलोजिक फाइबर से बना है। इनुलिन जो होती है वो पॉलीमर होती है फ्रक्टोज की, होमोपॉलीमर वो भी होती है, ठीक है। एंड मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कंटेन बिल्डिंग ब्लॉक। मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो शुगर, केमिकली मॉडिफाइड शुगर होते हैं। जैसे कि एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में काइटिन आ जाएगा जो कि होमोपॉलीमर होता है एन एसिटाइलिक ग्लूकोसामाइन का। एक्सोस्केलेटल ऑफ आर्थ्रोपोड एंड सेल वॉल ऑफ फंजाई वगैरह भी काइटिन से ही बने होते हैं। ग्लूकोज से NH2 अमोनिया मिल जाएगा तो यहाँ पे ग्लूकोसामाइन बनेगा। इसी में एसिटिलिप मिल जाएगा तो एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नाग बन जाएगा। और गैलेक्टोज से NH2 मिलेगा तो गैलेक्टोसामाइन बन जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या ख़त्म कर दिया? कार्बोहाइड्रेट ख़त्म कर दिया। न्यूक्लिक एसिड जो है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स से। अगले लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, 10-20 मिनट का लेक्चर रहेगा।